हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 11th का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। और चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, जिसका आज लेक्चर 11 है, 11 लेक्चर, 11वां। हम लोग आज बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस के क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेज, ये चीज़ें समझ में आई बात। इनके ये क्या क्या नहीं बता सकता है, कहाँ कहाँ ये फेल हो जाता है, ये चीज़ों ये इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, देन यू नीड टू राइट ऑल 4 लिमिटेशंस। वो क्या है मैं अभी आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। और एक बात बोलना था कि आप लोग शायद सभी लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो ईजी वे में है। आप अगर सही में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक अगर आप देखे हैं तो आपको ईजिली हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप समझ सके होंगे, और उस पर आधारित क्वेश्चंस आप अब नया वाला बनाने सक रहे होंगे। तो गाइज, ऐसा है कि आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए, डायमेंशनल इक्वेशंस का मेनली 4 लिमिटेशंस है। वो 4 में ही लगभग सब कुछ आ जाता है। देखिए क्या है, मैं लिखा हूँ वो देखिए। लिमिटेशन 1 क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज द नेसेसरी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब समानता का सिद्धांत, इज द नेसेसरी बट नॉट sufficient for the correctness of a physical equation। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नेसेसरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है किसी एक फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस के लिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। डेट इज ऑल फिजिकल इक्वेशंस मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, बट ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी फिजिकल इक्वेशन। हम यहाँ लिखे हैं कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन सभी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, v = AT + BT स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ना, और इसका आपको याद होगा कि हम इसका a और b का डायमेंशन निकाले थे, और ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। S = AT + BT स्क्वायर, याद कीजिए ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ये हम लोग किए हैं प्रीवियस में, ठीक है ना। तो आपको एक मैं बात यहाँ बता रहा हूँ, जबकि ये इक्वेशन एक्चुअली में ऐसा होता है v = U + AT, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन, T टाइम है। और ये इक्वेशन एक्चुअली में फिजिकल इक्वेशन होता है S = ut + हाफ AT स्क्वायर डिस्टेंस कवर्ड के लिए। तो देखिए ये है एक्चुअल फिजिकल इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन ये फिजिकल इक्वेशन नहीं है। ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है लेकिन फिजिकल इक्वेशन नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर है तो उसको पक्का से डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन सभी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन होगा ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल ये 2 हम लोग जो किए थे, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। राइट गाइज, तो ये है लिमिटेशन 1। तो लिमिटेशन 1 का मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समानता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता था कि एक फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ऐसा बोलता है। तो वो बात है, ये देखिए, तो ये जो है ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, मतलब सभी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगे लेकिन सभी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन होंगे ये जरूरी नहीं है। ये इन एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है।
लिमिटेशन नंबर 2 देखिए गाइज, ये है डायमेंशनल इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इक्वेशन, सॉरी, डायमेंशनल इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट अपीयरिंग इन द फिजिकल इक्वेशन। एक फिजिकल इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ गया, उसके बारे में डायमेंशनल इक्वेशन कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती है, कोई जानकारी हमें नहीं देती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा लिमिटेशन, डायमेंशनल इक्वेशन फेल्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप इफ अ फिजिकल इक्वेशन हैज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तब डायमेंशनल इक्वेशन जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं होता है। फेल्स मतलब सक्षम नहीं होता है। ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, उसमें सेकेंड लॉ था स्नेल्स लॉ। क्या होता था? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ऐसा RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये था स्नेल्स लॉ। अब देखिए इसमें साइन I आ गया, साइन R आ गया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंगेज हो गया, तो ये रिलेशन को डायमेंशनल इक्वेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। दूसरा एक इक्वेशन हम यहाँ लिखे हैं, ये एक्चुअली में ये इक्वेशन आपको आएगा 11th क्लास में ही हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। कहाँ आएगा? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। और वहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहाँ पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसी के लिए ये इक्वेशन है। फिलहाल ये समझिए खाली कि यहाँ देखिए लॉग ऑफ T माइनस टी नॉट है, राइट, इक्वल टू माइनस KT प्लस C। यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया ना, इस रिलेशन को आप डायमेंशनल इक्वेशन के मदद से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। समझ में आया गाइज? ऐसा तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो तब, लॉगरिथमिक हो तब। इसी तरह से कोई इक्वेशन दैट विल कंटेन ऐसा a⁴x वाला टर्म या e⁴x वाला टर्म, तो इसको एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बोल देंगे, और उसमें भी डायमेंशनल इक्वेशन फेल हो जाएगा टू एस्टेब्लिश द गिवन पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो अपना डायमेंशनल इक्वेशन साथ छोड़ देता है उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब साथ नहीं देता है, फेल हो जाता है। ऐसा फोर्थ लिमिटेशन इज डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन दैट अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो ये नहीं बताता है कि वो स्केलर है, अदिश राशि है, या वेक्टर मतलब सदिश राशि है। ये चीज़ें, ये चैप्टर ही है एक वेक्टर नाम से चैप्टर, उसमें हम लोग खूब डिटेल में वेक्टर स्केलर के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको हम समझा देते हैं। याद कीजिए, आपको डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इसको अगर हम लोग छोटी डी से लिखें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आया था आपको L, याद आ रहा है गाइज? उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अगर इसको हम लोग बोल दे थोड़ी देर के लिए बड़ी डी, थोड़ी देर के लिए बड़ी डी, या S भी बोल सकते हैं, SX कुछ भी ऐसा। तो ऐसा इसका डायमेंशनल फार्मूला आया था, इसका भी L। अब ये बताओ कि अगर आपको बोलेगा कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशनल फार्मूला L, तो कोई डिस्टेंस भी ले सकता है और कोई डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए, वेक्टर स्केलर का अपना रूल होता है और वेक्टर का अपना रूल होता है। ये चीज़ें हम लोग 11th फिजिक्स में सीखेंगे। तो उन रूल को, तो ऐसा तो नहीं ना है कि स्केलर वेक्टर का रूल फॉलो करने लगेगा। तो तब अगर मान लीजिए डिस्टेंस, हम बोल रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन आप इमेजिन कर लिए डिस्प्लेसमेंट, तो कहानी तो अलग हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे स्पीड मीन्स चाल। अगर मान लीजिए इसको हम लोग V से डिनोट करें, तो ये
इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है एल टी का पावर -1, राइट गाइज। और वेलोसिटी दूसरा क्या है, वेलोसिटी, इसको अगर मान लीजिए आप यू से डिनोट करें सपोज, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी का पावर -1। अब देखिए हम बोलेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशनल फार्मूला एल टी का पावर -1, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल। तो कोई स्पीड बोल सकता है और कोई वेलोसिटी बोल सकता है, लेकिन स्पीड तो स्केलर है और वेलोसिटी तो वेक्टर है। तो डायमेंशनल फार्मूला ये नहीं बताता है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। समझ में आई बात ना। ये भी इसका एक लिमिटेशन हो गया। तो देयर आर 4 लिमिटेशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज द नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। That means all physical equation must be dimensionally correct, but all dimensionally correct equation need not be physical equation. Example ऐसा। दूसरा लिमिटेशन था डायमेंशनल इक्वेशन does not give any information about dimensionless constant appearing in the physical equation. For example, आपको याद होगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी ऐसा, और इसका डायमेंशन हम लोग को पता ही नहीं होता था। जब ईटा का, हम याद कीजिए, एक स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में फॉल कर रहा था विथ टर्मिनल वेलोसिटी v, और स्फेरिकल बॉडी का रेडियस था r, और जिस लिक्विड में फॉल कर रहा था उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा था, और विस्कस फोर्स उस पर लग रहा था f, उसमें रिलेशन ये था। तो इस 6 पाई का इसमें हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला पता नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन डायमेंशनल इक्वेशन नहीं देता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक हो गया ऐसा। इसी तरह से ढेर सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट है डायमेंशनल इक्वेशन फेल्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप इफ अ फिजिकल इक्वेशन हैज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। हिंदी में अगर बोलेंगे आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कांस्टेंट होता है, अस्थिर होता है, निश्चित होता है, और वो बराबर होता है मीडियम के अपवर्तनांक के। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक या वर्तनांक ऐसा। और दूसरा इक्वेशन है लॉग टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। जब लॉगरिथमिक टर्म रहेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा या एक्सपोनेंशियल मतलब ए टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एक्स टाइप का टर्म रहेगा, तो उस तरह के फिजिकल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में डायमेंशनल इक्वेशन फेल हो जाता है, वो हमें रिलेशन नहीं दे पाता है। और चौथा है डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन दैट अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। डायमेंशनल फार्मूला हमें ये भी नहीं बताता है कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो ये भी डिमेरिट्स हो गया ऐसा। ये 4 डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेज हैं, लिमिटेशंस हैं किसके, डायमेंशनल इक्वेशन के। इस तरह से ये 4 तो हमको लगता है ये पूछता है जनरली 11th के एग्जाम में, और ये चीज़ें हमें जानना भी चाहिए। IITs वगैरह में जब आप IIT का तैयारी करेंगे या नीट का तैयारी करेंगे मेडिकल का, तो तब यही सब लिमिटेशन से क्वेश्चन सेट किया जाता है एक्चुअली में। इन्हीं सब लिमिटेशंस को यूज करके आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, और उस वक्त अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू यू, राइट। तो इसलिए तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। और लिमिटेशन एग्जाम में 11th क्लास में तो आता ही आता है 3 मार्क्स में 4 लिमिटेशंस लिखना है। समझ में आई बात ना। कभी कभी 2 मार्क्स में भी आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, राइट गाइज। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या देखेंगे गाइज, सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और हमें उम्मीद है सही में आपको समझ में आया ही होगा। वेरी इजी है, वेरी इजी। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी है। अभी आप 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो है क्या कि जो 9th का एडवांसमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं 11th में एक्चुअली में, तो उस एडवांसमेंट में बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती है हमें, तो उसको भी सीखना है। जिसको शुरुआत में अगर ना समझ में आए तो याद भी कर लेना है, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप का चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, उसको कोशिश करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार में समझ में आए समझ लेने का ऐसा। तो अब हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में थोड़ा और बचा है, वो है सम स्पेशल या सम मोर, ऐसा बोल सकते हैं, सम स्पेशल या सम मोर, सम इम्पॉर्टेंट, व्हाट एवर यू वांट यू कैन से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है।
सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज बोल के। आपको मैं पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में कैसे पूछेगा मैं बताऊंगा। सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए गाइज, इसमें पहला जो है फर्स्ट वन वो है आपके लिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है गाइज? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसा वैसा कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जिसका बीमा नहीं होता, बीमा रहित स्थिरांक। समझ में आया बात? ऐसा कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 5 हो, तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं, m0 l0 t0। राइट गाइज? इसका डायमेंशन नंबर का क्या होता है? कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको आ जाए एक ये नंबर के रूप में एक दिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यहाँ देते हैं। इसी तरह नंबर बोल दे आपको -1000, इसका क्या डायमेंशन आएगा? इसका भी डायमेंशन क्या होगा गाइज? m0 l0 t0, कुछ भी नहीं। और सब पे अगर किसी भी चीज़ पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एग्जांपल लिए 5 -1000, इस तरह का कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो। राइट गाइज? नेक्स्ट इसी में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे दूसरा आता है इरेशनल नंबर पाई। पाई पाई आता है ना, पाई आया था ना अभी तुरंत, 4 6 पाई आर भी, तो उसमें पाई पाई का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है गाइज, नो डायमेंशन। m0 l0 t0 ऐसा। तो आपको पूछेगा पाई का क्या डायमेंशन होगा, क्या होगा? m0 l0 t0। इवन इन मेडिकल एग्जाम वगैरह में भी, IITs में भी, मेंस में पूछ देता है। लगेगा इजी है लेकिन आपको याद ही नहीं है तो फिर गया, ऐसा हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट मान लीजिए C। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं एवोगाड्रोज नंबर। आप केमिस्ट्री में सुनेंगे जनरली मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रोज। इसका एवोगाड्रोज ABOGADRO' एवोगाड्रोज नंबर। आप एक ये आएगा कांस्टेंट एवोगाड्रोज नंबर, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0, जबकि इसका यूनिट होता है पर मोल। लेकिन इसका वैल्यू एक्चुअली में इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। पर मोल ऐसा। तो एक्चुअली में इसका यूनिट होता है लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं, m0 l0 t0। गाइज यू आर गेटिंग m0 l0 t0, राइट? ऐसा। तो देखिए, तो ये एवोगाड्रोज नंबर, ये मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आपको आएगा जहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो आपको बोलेगा एग्जाम में क्या, इन 11th क्लास एग्जाम, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। राइट? नेक्स्ट इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इसी कड़ी में सम मोर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरा है डायमेंशनलेस वेरिएबल। और इसमें गाइज आपको जैसे कि एंगल, प्लेन एंगल हम लोग लेते हैं ना, उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा का भी डायमेंशन कुछ नहीं होता है, m0 l0 t⁻0 होता है। राइट गाइज? ऐसा। उसी तरह से दूसरा हम लोग एक बात किए थे थोड़ी देर पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जनरली डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, म्यू न्यू ऐसा। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका भी m0 l0 t0, इसलिए ये सब है डायमेंशनलेस वेरिएबल, बीमा रहित चर। चर माने वेरिएबल। थर्ड वन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे एंगल लिए हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं एक स्ट्रेन, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा फिजिक्स में, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आएगा, खास करके वहाँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे
यहाँ ऐसे इलास्टिसिटी चैप्टर में आएगा आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब। तो ये स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन ये होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए लेंथ बटा लेंथ, यूनिट तो कुछ भी नहीं होएगा, तो इसका डायमेंशन होता है m कुछ भी नहीं, m0 l0 t0। समझ में आया गाइज? ऐसा चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन। ये सब एग्जाम्पल है डायमेंशनलेस वेरिएबल का। अब हम आपको नेक्स्ट थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की ओर बढ़ेंगे, वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। हम उन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, और ऐसा ऐसा हम लोग डेराइव किए बहुत सारा। जैसे पहला एग्जांपल है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट गाइज? इसको हम लोग डिनोट करते थे कैपिटल जी से, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L3T-2। ऐसा ये आपको हम डेराइव करके दिखाए हैं। नेक्स्ट इसी तरह से का हम लोग पढ़े थे दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग डिनोट करते थे स्मॉल h से, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आपको हम डेराइव करके दिखाए थे गाइज, याद होगा? एनीवन? नो वन। इसका डायमेंशनल फार्मूला ml2 t का पावर -1, t का पावर -1 ऐसा। तीसरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये इसको डिनोट करते हैं जनरली कैपिटल R से, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हम आपको तभी नहीं बताए थे, अभी बता देता हूं। ये है ml2 t का पावर -2 k का पावर -1, k इज केल्विन टेम्परेचर। ऐसा तो ये है डायमेंशनल कांस्टेंट के एग्जांपल्स। आपको बोलेगा गिव सम डायमेंशनल कांस्टेंट, गिव 3 एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ये सब एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक्स का कांस्टेंट मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखेंगे आप। नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है गाइज? चौथा सम मोर फिजिकल क्वांटिटी में है, मैं यहां लिख दूं, इट्स बेटर। चौथा फोर्थ वन है अपना डायमेंशनल वेरिएबल। फोर्थ वन इज डायमेंशनल वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसका डायमेंशन है होता है। एग्जाम्पल जैसे ये तो बहुत फोर्स, आप जानते हैं फोर्स, F मीन्स फोर्स, या इसे डिटेल में मैं लिख दूं, फोर्स इक्वल टू F, इसका होता है ml t का पावर -2 ऐसा। दूसरा इसी तरह से आप वर्क W ml2 t का पावर -2, इसी तरह से ढेर सारा etc, पावर, वेलोसिटी, स्पीड, सब ये सब। तो ये डायमेंशनल वेरिएबल बहुत हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट ये सब, डायमेंशनलेस वेरिएबल ये सब, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ये सब। समझ में आया गाइज? तो ये है अपना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको क्या करना है गाइज, ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इसको चीज़ें समझना और याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इसको आंसर करने सकेंगे अगर पूछा जाएगा तो। तो ये था गाइज डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा। अब हम लोग जो फिजिक्स में देखेंगे वो है एरर एनालिसिस। मेजरमेंट में क्या एरर होती है, त्रुटियां होती है, गलतियां, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। कैसे हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर होता कितने टाइप का है, एरर होता क्यों है, एरर की वजह क्या होने की क्या वजह है, ये सब चीज़ें, और क्यों एरर एनालिसिस करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। समझ में आया गाइज? तो लेक्चर 12 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। तो यहाँ तक
जो आपको मैं पढ़ाया हूँ इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई भी बुक फॉलो कीजिए जो आपको मैं बोला हूँ, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए आप, चाहे आप प्रदीप फिजिक्स फॉलो कीजिए, चाहे एबीसी फिजिक्स फॉलो कीजिए, चाहे आप ढेर सारे डिफरेंट राइटर्स के बुक हैं वो सब कुछ भी आप एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फॉलो कीजिए। कोई भी बुक पढ़िए, इट डजंट मीन यू विल गेट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी बुक। अब जो है, अब इन चीज़ों को पढ़ के आप बुक पढ़ेंगे तो ईजिली बुक आपको समझ में आएगा और बुक से और ज़्यादा नॉलेज डेवलप करेगा। टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक बहुत ही अच्छा मित्र होता है एक अच्छे स्टूडेंट का। बुक जो है आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि क्या वहाँ आप नहीं समझ पा रहे थे, और जब कोई आपको कुछ बताया तो तब आप कैसे समझ पाए, उसका क्या मीनिंग होता है, बातों का मीनिंग किस तरह से निकालना है, वो क्या कहना चाहता है फिजिक्स के एक लाइन में, टेक्स्ट बुक में, लहजे में वो क्या कहना चाहता है, वो सब चीज़ें आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। तो जनरली आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक भी फॉलो करना है, इससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा, फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं इन फिजिक्स। समझ में आई बात ना? ऐसा तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। एक और बात बताना भूल गए, जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, ठीक है? आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, आप कमेंट किया कीजिए कैसा लगा आपको, और नीडफुल लोगों को शेयर भी कर दिया कीजिए। अपने तक सीमित मत रखिए, ठीक है? ये आपका ड्यूटी है। इफ़ यू आर टेकिंग सम बेनिफिट ऑफ द वीडियोज, यू आर लर्निंग समथिंग, देन डू समथिंग ऑल्सो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। राइट गाइज? तो हम लोग इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से एंजॉय करके आएंगे, इतना अच्छे से आप अगर कॉन्सेप्ट लर्न करके आएंगे तो एरर एनालिसिस में फिर से आपको बहुत एंजॉय आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।